तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन सेजाइटल एंड कोरोनल प्लेन। इस टॉपिक से आपको ये समझ जाना चाहिए कि बॉडी प्लेन्स ऑफ द बॉडी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप ये टॉपिक तैयार करो ठीक से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सेजाइटल प्लेन एंड कोरोनल प्लेन। सेजाइटल प्लेन वो प्लेन होते हैं जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में। ये अनइक्वल पोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं और इक्वल पोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर स्लाइसिंग हमारी मीडियल लाइन से होके जा रही है तो जो डिवीज़न होगा वो इक्वली होगा, इक्वल डिवीज़न ऑफ द बॉडी इन द लेफ्ट एंड राइट पार्ट। बट अगर अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन से अगर स्लाइस करोगे बॉडी को तो अनइक्वल डिवीज़न होगा, बट लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड होगी बॉडी। तो बेसिकली जो डेफिनेशन होगी सेजाइटल प्लेन की वो ये होगी कि जो बॉडी को हम जब डिवाइड करते हैं, स्लाइस करते हैं, तो बॉडी हमारी डिवाइड होती है दो पोर्शन में, लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन में। आप समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हो कि एक हाथ एक पैर एक साइड में, एक हाथ एक पैर एक साइड में, ऐसा डिवीज़न जो होता है वो सेजाइटल प्लेन होता है। अब बात कर लेते हैं कोरोनल प्लेन की। कोरोनल प्लेन जो होता है ये हमारा दूसरे टाइप का डिवीज़न होता है जो कि हमारी बॉडी को डॉर्सल एंड वेंट्रल पोर्शन में डिवाइड करता है, मतलब फ्रंट एंड बैक पोर्शन में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर आप बॉडी को डिवाइड कर रहे हो तो आधा तो आगे वाला जो आपका मुंह वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ आ जाएगा, पीठ वाला हिस्सा वो पीछे की तरफ। जब हम बॉडी की स्लाइसिंग करेंगे तो ऐसी स्लाइसिंग हो जो हमारे बॉडी को वेंट्रल या डॉर्सल पोर्शन में डिवाइड करे या एंटीरियर या पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करे, तो उस प्लेन को बोलते हैं कोरोनल प्लेन। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो ये बेसिक डिफरेंस जान लो, बेसिक चीज़ें होती क्या। अगर ये जान लोगे तो आप कभी भी आपसे कोई भी पूछेगा तो आप तुरंत बता दोगे, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी इसके बारे में आगे। तो जो कैटाबॉलिज्म होता है वो बेसिकली होता है क्या, जब हमारे जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप में अंदर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। जब हम उनको तोड़ते हैं छोटी यूनिट्स में तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है। सेम चीज़ होती है कैटाबॉलिज्म में। जो बड़े यूनिट्स जो होती हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिवीज़न होता है रिएक्शन के थ्रू या ऑक्सीडेशन के थ्रू। जो डिवीज़न होता है मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं कैटाबॉलिज्म के थ्रू, फिर उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो दूसरे रिएक्शन में यूज़ की जाती है। बाकी जो हमारा जो दूसरा चीज़ है, दूसरा पोर्शन है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बड़ी यूनिट बनाती हैं, तो उस रिएक्शंस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जब छोटी छोटी चीज़ों को आप जोड़ोगे तो उसको जोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, तो सेम चीज़ होती है एनाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब छोटी यूनिट्स जोड़ के हम बड़ी यूनिट्स बनाते हैं तो उसमें एनर्जी चाहिए। और कैटाबॉलिज्म में हम बड़ी यूनिट्स को तोड़ते हैं छोटी यूनिट्स में, तो उससे जो उनके बॉन्ड में या किसी भी चीज़ में एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज़ होती है। तो मेनली कैटाबॉलिज्म वो होता है जिसमें कोई चीज़ बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। एनाबॉलिज्म जो होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स मिल के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो मैं इसकी बेसिकली जो बात कर लेते हैं जो एक्चुअल में होती क्या है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल होती है बोन फॉर्मिंग सेल होती है, बोन फॉर्मेशन में पार्ट लेती है, बोन बनाती है। जो नई बोन बनाती है उसको ऑस्टियोइड बोलते हैं। ये मेनली यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये होती हैं स्ट्रक्चरल सेल से रिलेटेड होती हैं और दे केम फ्रॉम बोन। जो हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है ये बोन ईटिंग सेल होती है, इसको हम बोलते हैं ये हमारी बोन का डीमिनरलाइजेशन या डिसोल्यूशन ऑफ बोन्स करती हैं। ये लार्ज सेल होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और दे आर रिलेटेड टू द WBC और वाइट ब्लड सेल्स। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल। सेल की जो डायग्राम बनानी है, सेल ऑर्गेनिली बनानी है और सबकी लेबलिंग करनी है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है। बेसिकली होता है कि आप एक सेल बनाना, साइटोप्लाज्म बनाना, फिर उसमें आपको जितनी ऑर्गेनिली याद होती है एग्जाम टाइम में वो बना देना, सबकी नेमिंग कर देना और सबका एक एक फंक्शन लिख देना, बस सफिशियंट है इतना। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाई RH फैक्टर। RH फैक्टर होता है क्या, बेसिकली RH फैक्टर होता है एक प्रोटीन जो कि हमारी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अगर RH फैक्टर आपकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट है तो आप RH पॉजिटिव हो, अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो आप RH नेगेटिव हो। तो होता क्या, प्रेगनेंसी के टाइम अगर फीटस के पास RH नेगेटिव है मतलब RH फैक्टर नहीं है और मदर जो होती है वो RH पॉजिटिव होती है, मतलब उसकी RBC पे RH फैक्टर की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन सामने आती है, इसीलिए उन लोग को इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं बहुत पहली प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि एंटीबॉडी जनरेट ना हो, ब्लड क्लॉट ना हो। तो अब बात कर लेते हैं हम
अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट टू मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे ही एक अलग से सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। मेनली ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। बेसिकली इसका जो काम होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। बस इसके जो अलग अलग मेन फंक्शन होते हैं वो हमारा होता है टिश्यू में हमारे जो फैट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करके दोबारा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में लाना होता है, और जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं, लीड टिश्यू फ्लूइड होते हैं, उनको भी एब्जॉर्ब करके दोबारा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में लाना लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन सेल्स। तो पहले हम जान लेते हैं रॉड एंड कोन सेल्स होती है क्या। रॉड एंड कोन सेल्स जो होती है हमारी ये आंखों में या रेटिना में प्रेजेंट होती हैं। तो रॉड सेल्स जो होती है वो हमारी स्कोटोपिक विजन के लिए होती है जो कि लो लाइट विजन में काम करता है। कोन सेल्स होती है हमारी फोटोपिक विजन होती है जो कि हमारी हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए काम करता है। तो जो यूजली जो पिगमेंट होता है हमारी रॉड सेल्स में होता है रोडोप्सिन, और हमारी जो हमारी कोन सेल का पिगमेंट होता है वो होता है क्रोमोफोर 11 सिस रेटिनल। तो ये हमारे दो पिगमेंट होते हैं रॉड एंड कोन सेल्स के। और अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है नेम द बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा। जो स्मॉलेस्ट बोन होती है कान में वो उन सारी बोन्स का नाम है मैलियस इंस्कस स्टेपिस। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डिफाइन सेल जंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो सेल जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं। ऐसे हमारी सेल्स जो होती है उन पे सेलुलर मल्टी प्रोटीन होते हैं जो कि एक सेल्स को दूसरी सेल से बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड करके रखते हैं। तो वो होता है, फिर जो बाइंडिंग होती है उनकी वही होता है सेलुलर जंक्शन। मल्टी प्रोटीन्स के थ्रू जो सेलुलर बाइंडिंग्स होती है एक सेल्स की नाइबर सेल से, वो होता है सेलुलर जंक्शन। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन वो जंक्शन होता है हमारी बेसिकली एपिथेलियल सेल्स में होती है, जब हमारी दो एडजेसेंट सेल्स एकदम कस के ऐसे बाइंड होती है आपस में, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो बेसिकली ये प्रिवेंट करती है हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स के, सेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल्स के लीकेज की। दूसरा होता है हमारा जो गैप जंक्शन होता है, जब हमारी सेल्स टाइटली प्रेजेंट नहीं होती, उनके बीच में दो या हल्का सा पोर या गैप प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली जो गैप जंक्शन होता है वो सेल कम्युनिकेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर तीसरा आता है हमारा जो एडहेरिंग जंक्शन होता है, वो एक दूसरी सेल्स को बाइंड करके या जोड़ के रखता है। तो ये आते हैं आपके सेल जंक्शन और उसके टाइप्स। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टर्म पैराक्राइन एंड इंडोक्राइन सिग्नलिंग। बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है सेल सिग्नलिंग से। तो इस टॉपिक से आपको जाना चाहिए। सेल सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उससे काफी बेसिकली सेल सिग्नलिंग के 4 पार्ट हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, इंडोक्राइन सिग्नलिंग और सिनेप्टिक सिग्नलिंग। आपको ये चारों सिग्नलिंग पढ़नी है, चारों में से एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इस बार जो इस पेपर में जो पूछा गया वो है पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड इंडोक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग वो सिग्नलिंग होती है जब कोई 2 सेल्स होती हैं, एक सेल कोई केमिकल या कोई प्रोटीन सिक्रीट करती है, दूसरी वो प्रोटीन दूसरी सेल में जाके डिफ्यूज्ड हो जाती है। फिर जैसे ही डिफ्यूज्ड होती है तो जिस सेल में डिफ्यूज्ड हुई है उस पर कोई सेलुलर चेंजेस आते हैं तो दूसरी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। और तो ये फिनोमिना उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी सेल सिग्नलिंग के लिए। जो हमारा इंडोक्राइन सिग्नलिंग है, तो इंडोक्राइन से आप समझ रहे हो, इंडोक्राइन ग्लैंड्स कोई भी चीज़ हमारा कोई हार्मोन्स या कोई केमिकल सिक्रीट करती हैं तो फिर वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर टारगेट सेल पे जाती है। फिर टारगेट सेल पे जाते ही वो उनकी रिस्पॉन्सिबल होती है उनकी सेल सिग्नलिंग के लिए। तो अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन बी के क्वेश्चन की। तो सेक्शन बी में जो सबसे पहली बात तो मैं पूरे एकदम सही से तो नहीं डिस्कस कर सकता हूँ इन सब सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो हल्का सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें करना क्या है कि बहुत ही ईजी है क्वेश्चन ये। इसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में लिखने होते हैं। तो आप बेसिकली सोच के भी लिख सकते हो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, ये बेसिकली आउटर पोर्शन होता है सेल का, प्रोटेक्शन जो का आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है सेल की। तो आउटर कवरिंग क्या करती है, सबसे मेन काम जो होता है उसका प्रोटेक्शन होता है। फिर इसके ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, परमिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। और फिर उसी की वजह से सेल सिग्नलिंग भी पॉसिबल है, लीकेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द सेलुलर इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो इसको आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 12th NCERT का PDF डाउनलोड करो इस चैप्टर स्केलेटल मसल वाला, उसमें बहुत ही इजी दिया हुआ है। तो आप अगर वहाँ से करोगे तो बहुत ही अच्छे से लिख के आओगे, बहुत ही इजीली समझ में आएगा आपको वहाँ से। तो अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। देखो यार, मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं। तो मैं आप क्वेश्चंस को रीड कर देता हूँ। तो राइट अ नोट ऑन इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है,
आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम वाले पोर्शन से आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। ये मतलब 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार पूछा जाए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन में होते हैं, इसमें से 7 पार्ट्स ही करने, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो आप थ्योरी पोर्शन अपना मजबूत करके। राइट अ नोट ऑन ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे आपको एक नोट लिखना है, इजी पोर्शन है, एक बार देख लोगे, अगर आप 12th की एनसीईआरटी भी देख लोगे तो बहुत अच्छे से करके आओगे इसको। डिस्कस कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, अगर आपको ये पोर्शन भी नहीं समझ में आता कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, तो ये भी आप 12th की एनसीईआरटी से कर लोगे तो बहुत ही अच्छा लिख के आओगे पेपर में। अगर उससे ही कर लोगे तो बहुत ही जल्दी समझ में आएगा आपको, अगर आपको अभी कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, तो स्किन का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन का, और बाकी ड्रग्स पेनिट्रेशन का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेक्रेशन होता है, स्वेट्स का होता है, स्वेट्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी लेयर होती है स्किन की। ये थोड़ा सा इजी पोर्शन है, अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा। इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछा जाता है, तो मैं तो कहूँगा आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी तो अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से आपको सिर्फ 2 करने होते हैं। तो क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो क्लासीफाई करना है स्केलेटल सिस्टम को, तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ बोन्स लिखनी है, एक्सियल एपेंडिकुलर। टाइप्स ऑफ बोन्स अलग पार्ट हो गया, फिर उसके बाद एक्सियल और एपेंडिकुलर बोन लिखते हैं, आपको बोन्स का नाम याद है तो ठीक है। फिर उसके बाद आपको वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर बनाना, उसके बारे में बताना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल कार्डियक साइकिल। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड कोएगुलेशन, राइट डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट स्टेजेज इन्वॉल्व इन अ ब्लड कोएगुलेशन। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 12th की एनसीईआरटी लो, उससे ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर कर पाते हो 3-4 दिन में ख़त्म कर पाते हो, तो उसको अगर जिसको आती होगी पहले से पढ़ी होगी उन लोग रिवीजन कर लेंगे, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग उससे पढ़ लेंगे। तो ये जो सेक्शन सी और सेक्शन बी के मैक्सिमम पोर्शन उसी से कवर होते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा करके आओगे पेपर में। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से पढ़ें, तो आप बेसिकली एक काम करो, सिंपल सा काम करो, 12th की एनसीईआरटी उठाओ, उससे ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म कर डालोगे तो काफ़ी अच्छा करके आओगे। और इन सब चीज़ों को डिस्कस करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इन लोग के लिए एक अलग हर टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये सारे ईजी टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले 12th की एनसीईआरटी अगर कर सकते हो 3-4 दिन में या 1 हफ्ते में पेपर से पहले, तो कर लो, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको उसके। तो होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिखे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं किस टॉपिक से रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए।